नमस्कार साथियों, लेट्स टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा करें राजस्थान की ज्योग्राफी में, जिसमें हमने टॉपिक लिया है भौतिक प्रदेश। तो ये जो भौतिक प्रदेश की क्लास हमने एक पहले ले लिया, जिसमें हमने ये देखा था कि भौतिक प्रदेश होता क्या है, उसका विभाजन किस किस ने किया था। जैसे कि वीसी मिश्रा ने किया था, हरिमोहन जो सक्सेना थे उन्होंने किया था, रामलोचन सिंह ने किया था, और इम्पोर्टेंट जो रहता है हरिमोहन सक्सेना का, जिन्होंने भौगोलिक संरचना और उचावच के आधार पर जो है राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश का विभाजन किया था। और जो भौगोलिक संरचना है और उचावच है, उचावच का निर्धारण जो है समुद्र तल से किया जाता है। समुद्र तल जो है वो अपने भारत में जो माना जाता है वो है चेन्नई पॉइंट, और वही जो समुद्र तल का जो उचावच पॉइंट है वो ये अपने राजस्थान में माना जा रहा है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने कि हरिमोहन सक्सेना का जो वर्गीकरण का आधार था भौगोलिक संरचना और उचावच है। ये इंपॉर्टेंट है कि भौगोलिक संरचना और उचावच के आधार पर राजस्थान का जो भौगोलिक विभाजन है वो किन्होंने किया था। और 1994 में इन्होंने किया था। बुक का नाम था राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। याद रखना, ये बुक इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल में भौगोलिक संरचना और उच्चावच को आधार मानकर विभाजन किया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो उच्चावच है वो जो है चेन्नई पॉइंट अपने भारत में, वही राजस्थान का है। और उच्चावच होती क्या, समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है वही उच्चावच मानी जाती है। तो उच्चावच के आधार पर पर्वत, मैदान, पठार ये जो बनते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये समुद्र तल और ये धरातल। ठीक है, अब जो 300 मीटर तक का समुद्र तल से 300 मीटर तक का जो प्रदेश होता है वो मैदान में आता है। और फिर जो समुद्र तल से 600 मीटर का जो प्रदेश है वो पठार में शामिल होता है। ठीक है, मैदान, मैदान के बाद पठार, और फिर 1800 मीटर का जो समुद्र लेवल से जो ऊंचाई होती है वो आता है पहाड़ी क्षेत्र में शामिल। इसी प्रकार से समुद्र तल से 2700 मीटर की जो ऊंचाई का जो प्रदेश होता है, जो क्षेत्र होता है, वो पर्वत में, पहाड़ में शामिल होता है। ठीक है, 2700 से अधिक में हम चलें जो होता है पर्वत। 2700 मीटर से अधिक की जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो पर्वत में आता है। चलिए अभी इनके आधार पर देखते हैं कि भारत और राजस्थान में भी किस किस प्रकार के जो है पठार, मैदान, पहाड़ियाँ पाई जाती है, कितने कितने परसेंट है। सबसे पहले भारत में देखते हैं, मैदान 43%, पठार 28%, पहाड़ियाँ 18% और पर्वत जो है 11%। ठीक है, इसी प्रकार से राजस्थान में जो मैदान है वो 51% का जो पार्ट है वो मैदानी प्रदेश का राजस्थान, ये सबसे ज़्यादा है। फिर पठार जो 31% में आती है, निम्न भूमि क्षेत्र 11% है, पर्वत श्रृंखला 6% और उच्च पर्वत शिखर जो है 1% में शामिल होते हैं। ये थी उच्चावच की बात। अब हम आगे देखते हैं कि राजस्थान का जो भूगोल है, जिसको हम भौगोलिक संरचना और उच्चावच के आधार पर भौतिक प्रदेश में विभाजन करके पढ़ते हैं, तो उसमें कौन कौन से पार्टों में डिवाइड किया जाता है। देखो, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, मैं क्लियर कर देती हूँ। ये देखो, ये सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास है राजस्थान का मैप। ठीक है, पतंगाकार। तो इसमें जो है 4 पार्टों में राजस्थान का डिवाइडेशन किया गया है। कौन कौन से पार्ट है, सबसे पहले आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद जो बसता है अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर जो पूर्वी मैदानी प्रदेश, और उसके बाद जो बसता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार से 4 पार्टों में जो है राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश का विभाजन करके हम पढ़ते हैं, और ये इंपॉर्टेंट होता है और इन्हीं के हिसाब से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इनके आधार पर राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश का विभाजन किया गया इन 4 पार्टों में। देख लेते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये जो 4 पार्ट है डिवाइडेशन के, उनमें सबसे पहले हम लिखते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसके बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले कि उसकी उत्पत्ति कब हुई, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उसकी कुछ विशेषताएं तो वो कौन सी, और उसका वर्गीकरण, भाई इसमें कौन कौन से मान लो खनिज है, या फिर आर्थिक संपत्ति से जो विभिन्न जो संसाधन पाए जाते हैं, या फिर कृषि किस प्रकार की, या फिर अदर ऊर्जा संसाधन है वो सारी किस प्रकार पाए जाते हैं, इन सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। देख लेते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसका जो दूसरा नाम है, इसे हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कब हुई, इस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं कि इस प्रदेश की उत्पत्ति कब हुई, कौन से काल में हुई, या फिर कौन सा एरा था, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो उत्पत्ति हुई थी मध्यजीवी महाकल्प, जिसको द्वितीयक महाकल्प भी कहते हैं, और इसे मिसोजोइक एरा भी कहते हैं। मध्यजीवी कह दो, द्वितीयक कह दो, और मिसोजोइक एरा कह दो, ये तीनों एक ही है। इनमें जो है उत्पत्ति हुई थी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की। काल कौन सा था, क्रिटेशियस काल था। और किससे हुई, गोंडवाना लैंड में। गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से हुई है। मध्यजीवी महाकल्प, क्रिटेशियस काल, गोंडवाना लैंड के दरारी ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से हुए। ठीक है, और समय तो जो था 14.4 से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व इसका टाइम था। और मेन बात ये है कि इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। ये जो है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। अब ज्वालामुखी क्या होती है, ये फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। ज्वालामुखी क्या है कि पृथ्वी के जो भूगर्भ में जितना भी तरल जो तप्त मेग्मा है
वो क्या है, किसी छिद्र के माध्यम से या उद्गार के माध्यम से या विस्फोट के माध्यम से जब धरती के बाहर निकलता है, धरातल से बाहर निकलता है, तो वो ज्वालामुखी कहलाती है। ठीक है, अब ज्वालामुखी क्रिया जो होती है ना, वो भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, चलिए देख लेते हैं। जो सबसे पहले हम क्रिया देख लेते हैं, ज्वालामुखी क्रिया कौन कौन सी होती है। तो एक तो होती है छिद्र उद्गार और एक होती है दरारी उद्गार। अब छिद्र उद्गार में क्या होता है, जो धरती के अंदर जो भी मेग्मा जो तप्त मेग्मा है, तरल पदार्थ है, वो क्या एक छिद्र के माध्यम से धरती के बाहर निकलता है, धरातल के बाहर आता है। ठीक है, और जो दरारी उद्गार होता है उसमें क्या होता है, दरारों के माध्यम से जो धरती के अंदर जो मेग्मा चैम्बर में जो गर्म तप्त जो तरल पदार्थ है, वो क्या होता है, दरारों के माध्यम से, अलग अलग पार्टों के माध्यम से धरातल के बाहर निकलते, तो वो दरारी उद्गार होता है। अब प्रश्न ये बनता है कि जो छिद्र उद्गार है, ज्वालामुखी का जो छिद्र उद्गार है, उससे किस धरातलीय संरचना का निर्माण होता है, तो वो होता है पर्वतों का निर्माण। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जब दरारी उद्गार होता है, दरारी उद्गार में जो मेग्मा लावा बाहर निकलता है, उसके जमाव से किस संरचना का निर्माण होता है, तो वो होता है अपने पठार का। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं छिद्र उद्गार से और ज्वालामुखी पठार बनते हैं दरारी उद्गार से। क्लियर हो गया आपको। अब हम देख लेते हैं कि जो अपने राजस्थान में जो क्रीटेशियस कालीन संरचना कहाँ पाई जाती है, ये भी प्रश्न बनता है, सीधा डायरेक्ट प्रश्न बनता है, राजस्थान में क्रीटेशियस कालीन संरचना कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है हाड़ौती के पठार में। गोंडवाना लैंड थी, गोंडवाना लैंड में जो ज्वालामुखी विस्फोटन की क्रिया हुई, लावा से निर्मित ये संरचना है हाड़ौती का पठार, और ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित ज्वालामुखी क्रिया के जो लावा था उसके जमने से इस जो संरचना है हाड़ौती का पठार है उसका निर्माण हुआ। और यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो कौन सी पाई जाती है, क्रीटेशियस चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आगे हम देखते हैं, ये ज्वालामुखी क्रिया हमने देख ली। ये जो हाड़ौती का पठार है, इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में है, इसका क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी निवास करती है। ठीक है, तो इसका विस्तार सबसे पहले हम देख लेते हैं। जो पूरा कोटा संभाग है, जिसकी हमने ट्रिक बना रखी है कोझा बाबू, पूरा कोटा जो संभाग है, कोटा बूंदी बारां झालावाड़, इस पूरे क्षेत्र में जो है ये फैला हुआ है। यहाँ पर हाड़ौती का पठार है या फिर दक्षिणी पूरी पठारी प्रदेश है। अब जो है इसका जो हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है राजस्थान का ये सबसे छोटा पठार है। कितना है इसका क्षेत्रफल, 6.49% इसका क्षेत्रफल है। और वैसे वर्ग किलोमीटर में देखें तो 24,185 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा पठारी प्रदेश है। अब बात कर लेते हैं जनसंख्या की। तो जनसंख्या जो है इसमें पूरी 10% निवास करती है, जो कि पूरे राजस्थान के जो 4 पार्ट हैं हमारे भौगोलिक प्रदेश के, तो उसमें जो है इसका जनघनत्व की दृष्टि से दूसरा नंबर आता है। ठीक है, और ये है कहाँ पे, राजस्थान के दक्षिण और पूर्व में फैला हुआ है। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया। जनसंख्या 10%, जनघनत्व की दृष्टि से दूसरा नंबर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। सिर्फ इन 4 ही जिलों में दक्षिण पूर्व में ये फैला हुआ है। ठीक है, और इसकी औसत ऊंचाई पूछ ले तो 500 मीटर है। अब ये बात आती है कि इसकी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की। इसका अक्षांश कितना है, इसका देशांतर कितना है। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरू होता है, हाड़ौती के पठार का, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का, वो होता है 23 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश, 25 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश। इतने अक्षांशों के बीच में ये फैला हुआ है। और इसके साथ ही बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अक्षांश आते हैं वो एक आता है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि अपने झालावाड़ से गुजरता है। उसके बाद आता है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि बूंदी, कोटा और बारां से गुजरता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो 4 अक्षांश है जो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ये अक्षांश की बात होगी। इसी प्रकार से देशांतर की बात कर लेते हैं। अक्षांश और देशांतर ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के एग्जाम पैटर्न आजकल आते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसका देशांतरीय विस्तार हम देख लेते हैं। 75 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से, और ये यहाँ पे है 70 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। ये जो फैला हुआ इनके बीच में इंपॉर्टेंट देशांतर एक तो 76 डिग्री और 77 डिग्री। जो 76 डिग्री है बूंदी, कोटा और झालावाड़ के बीच में, और जो 77 डिग्री है वो बारां और झालावाड़ के बीच में आता है। ठीक है, इस प्रकार से ये 75 डिग्री 15 मिनट से 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये फैला हुआ है। ठीक है, ये इसका देशांतरीय था और वो उसका अक्षांशीय था। अब ये बात आती है कि जो हाड़ौती का पठार है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसका ढाल किस ओर है। तो ढाल जो है इसका दक्षिण से उत्तर की ओर है। ठीक है, ये दक्षिण से शुरू होकर उत्तर की ओर इसका ढाल है। इसका हमें कैसे बता सकते हैं कि जो चंबल नदी है वो चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है और दक्षिण से प्रवेश करती है अपने उत्तर साइड से होते हुए जो धौलपुर है उससे वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है। और वैसे हम देखें तो दक्षिण पश्चिम से होके उत्तर पूर्व जो है इसका ढाल है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका ढाल है। ठीक है,
ये थी इसकी ढाल के बारे में विशेषता। ऊंचाई 500 मीटर है। तो इतनी सारी जो बात हुई वो इसके मेन जो टॉपिक्स थे कि भाई ये इसका जो विस्तार है वो कहाँ तक है, उत्पत्ति कब हुई है, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, अक्षांश देशांतर कौन से, ये थी इसके बारे में बात। तो आगे इसकी और क्या विशेषता रहने वाली, ये जो भी राजस्थान का भौगोलिक विभाजन है उनकी हर एक क्लास में हम इसका जो पूरा मैटर नहीं पढ़ सकते, ये बहुत बड़ा मैटर है। तो इसको हम डिवाइड कर करके पार्टों में पढ़ने वाले हैं। तो हारडोती के पठार की आगे और रह जाती है बातें, जो कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातें जो हम आगे की क्लास में बात करने वाले हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राम राम।